हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे संस्कृत। ये है आपकी भाग संख्या 1, आज की डेट, और उसके बाद यहाँ पर संस्कृत वर्ण परिचय और उनके ध्वनि उच्चारण का ज्ञान। ये है हमारा प्रकरण जिसको लेकर के हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इसके पहले गणित का मैं जो है कोर्स आपका शुरू कर चुका हूं यही इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। ये है आपका संस्कृत का कोर्स। मीन टू से ये आपका क्लियर हो गया है कि गणित और संस्कृत आपका पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर पढ़ाया जाएगा। बाकी चीज़ें आप अनअकैडमी पर ज्वाइन ज़रूर करें जाकर के, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहती है। ठीक है, तो दोस्तों संस्कृत में आपका काफ़ी कुछ दिया हुआ है। जब आप संस्कृत व्याकरण को लेकर के बात करते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ कैसे व्याकरण होता है, उसमें कैसे स्वर कैसे व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला से कितने भिन्न हैं आपके जो संस्कृत जो है वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन, या पूरी की पूरी संस्कृत वर्णमाला कैसे भिन्न है, किस पर आधारित है, उन सभी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले लिखा हुआ है संस्कृत वर्णमाला। तो यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला को समझने से पहले जो भाषा होती है, भाषा क्या है, उसमें भाषा में जो भी आपके अंग होते हैं, उसके जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है वह छोटी से छोटी इकाई। एक तो पहली लाइन होगी भाषा की प्रथम इकाई वर्ण। आपसे कोई पूछे तो आप उसको बोल देंगे। देखिए अभी क्या है, उन्हीं अक्षरों को, वही जो वर्ण होते हैं ना, उन्हीं को आप अक्षर कह देते हो कि ये अक्षर है। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसके और टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाता है, आपका वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने लिखा का, खा, कोई भी वर्ण आपने यहाँ पर लिख दिया, वो क्या है, उनके और टुकड़े नहीं हो सकते, हलंत के साथ में लगे हुए हैं। जैसे मैंने बोला का, तो का में क्या निकल के आया, का धन आ, इतना निकल के आया ना। अब इसमें तो आप कुछ विच्छेदन नहीं कर सकते ना इतने में, तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं, जिनके आप आगे जो है वो टुकड़े ना कर सकें। कहने का मतलब है और ज़्यादा भागों में विभाजित ना कर सकें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वर तंत्र जो है वो ध्वनि कहलाता है। मौखिक भाषा में प्रयोग होता है केवल। जी हाँ, ध्वनि किसे कहते हैं, सारे डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, मुख से निकलने वाला प्रत्येक स्वतंत्र स्वर होता है, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र जो स्वर होगा वो आपका ध्वनि कहलाता है। ऐसे में क्या होता है, मौखिक भाषा में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, आपका स्वतंत्र स्वर है, इसमें आपका व्यंजन भी इसमें देखने को मिल सकता है। भाई ध्वनि में आप कुछ भी व्यंजन स्वर कुछ भी बोल सकते हो, मतलब वर्णमाला की बात हो रही है पूरी तरीके से। अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्णों के सार्थक व सुव्यवस्थित मेल को, ध्यान रखिएगा, सार्थक और सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, मितेश, अनाज, विकास, कुछ भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या है कि वर्णों के सार्थक, अब वर्ण क्या है आपका, रा लिखा हुआ था, आप रा को क्या लिख सकते हो, आप रा है, रा में एक, यहाँ पर एक तो पहले रा के साथ में हलंत होगा प्लस एक बड़ा आ यानी कि दीर्घ आ निकल करके आएगा। ठीक, और माँ के नीचे हलंत और एक फिर दीर्घ आ, कुछ इस तरीके से रा, ये आपका बड़ा आ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर माँ के नीचे हलंत है प्लस ह्रस्व आ है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी निकल करके आएंगी। तो कहीं ना कहीं से सारे वर्ण हैं जिनको मिल करके आपका शब्द बन रहा होता है, उनका विच्छेदन कर करके, ठीक है, उनका विग्रह करके। आगे देख लेते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। आपने सुना होगा ना कि इसमें इतने पद होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, इसमें पढ़ते हो कि आप 13, 14, 11, 11 होते हैं, 13, 13 मात्राएं होती है और सारी चीज़ें। अब पद और शब्द में क्या अंतर है ये भी जानना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं से एक जैसे ही होते हैं ये, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वो आपके पद कहलाते हैं। शब्द और पद में केवल अंतर यही है कि जो शब्द होते हैं वो शब्दकोश में मिलते हैं, जबकि पद जो है वो कहाँ मिलते हैं, आपके वाक्य में मिलते हैं। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाक्य में आपके पद होते हैं, और जब आप शब्दकोश की बात करते हो, वोकैबुलरी की बात करते हो, कहीं उसमें जो वैकाब के उसमें, तो वहाँ पर वर्ड्स या शब्द आपके दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी बाद में आप कॉमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूँ, आगे लिखा हुआ है इसमें है कि एक विचार को पूर्णता यानी पूर्णतया अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, शब्दों के जो समूह होते हैं वो वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि एक जो है मीनिंगफुल, एक मीनिंग निकल करके आया उनसे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते ही, अब ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनसे कोई मतलब ही ना निकले, वो आपका वाक्य नहीं कहलाएगा फिर।
ठीक है, वो आपका सेंटेंस नहीं होगा जब तक उसका कोई एक मीनिंग निकल करके नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा संस्कृत जो है महेश संस्कृत पढ़ाता है, ऐसे में क्या है कि यहाँ पर शब्द समूह है, महेश एक शब्द है, संस्कृत पढ़ाता है, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इनको एक साथ में जोड़ दिया। ठीक, एक साथ में यानी कि शब्दों का समूह हो गया और एक मतलब निकल करके यहाँ पर आ रहा है कि महेश क्या कर रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है। ठीक है, पढ़ाता है, ये नीचे निकल के आई, तो ये होता है आपका वाक्य। आगे देख लेते हैं, व्याकरण पे आ जाते हैं आपके संस्कृत व्याकरण पर। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपका, संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। जैसे आपके सब में किए जाते हैं, इसमें भी 2 भागों में किया गया है, स्वर और व्यंजन। जी हाँ, आगे ध्यान देते हैं, इसमें लिखा हुआ है संस्कृत वर्णमाला काफ़ी कुछ हिंदी वर्णमाला के समान ही होती है, एक पॉइंट, लेकिन 2 स्वर वर्ण री और री कौन से हैं आपका, री और री, ये 2 वर्ण हैं वो अधिक होते हैं मुकाबले किसके, हिंदी स्वरों के। आप लोगों को मैं बता दूं, जब आप हिंदी वर्णमाला की बात करते हो, मैं कंपेयर कर लूँगा जब वर्णमाला पूरी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, उसमें 52 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं कई जगह देखने को मिलते हैं 49 अक्षर और सारी चीज़ें, तो 52 देखने को मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा उसमें। संस्कृत की दोस्तों जब आप बात करते हो तो उसमें कितने होते हैं आपके, 46 देखने को मिलते हैं, कितने, 46। ठीक है, कई बुक्स में अलग अलग, कहीं आपका 43 लिखा है, कहीं 42 लिखा है, इंटरनेट पे खोजो कि आप तो 42 कहीं लिखा हुआ मिलता है। उसमें संस्कृत में कितने, 46 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके 13 जो है स्वर होते हैं। यहाँ पर चूंकि मैं स्वर के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्वर ही को देखेंगे अभी, बाकी वर्णमाला को डिटेल में बाद में बात करेंगे उसके बारे में। 11 मूल स्वर आपके हिंदी में होते हैं, किसमें, हिंदी में, जबकि 13 किसमें होते हैं आपके, जी हाँ, संस्कृत भाषा में या संस्कृत वर्णमाला में आपके कितने होते हैं, 13 देखने को मिलते हैं। यही दो स्वर आपके जो एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं इसमें, री और री। ठीक है, तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा कि 2 स्वर आपके अधिक जुड़ जाते हैं तो 13 हो जाते हैं, बाकी आपका मूल स्वरों की संख्या आपकी जो है हिंदी में 11 और इसमें 13 होती है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, लाइव क्लास है आज आपकी जो है 9 तारीख को, जी हाँ, और 11 तारीख को। कैसे ज्वाइन करना है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर ही। जो नए हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, मेरे नाम महेश मिश्रा से। आप गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, महेश मिश्रा नाम से सर्च करिएगा, मेरी प्रोफाइल दिखेगी। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो वहाँ पर जो भी वीडियोज़ लेसन्स में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, आपका पेपर 1 कंप्यूटर मैंने शुरू कर दिया है, नेक्स्ट कोर्स आपका वहाँ पर जल्दी ही शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के देखिए। और आपका जो क्लास है जो है लाइव क्लास को लेकर के अगर आज बात की जाए, हमेशा मैं 8 to 9 PM ही क्लास लेता हूँ, 8 से 9 बजे के बीच में आज क्लास होगी। 7 PM रजिस्ट्रेशन होगा, प्लीज़ परेशान मत होइएगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। 7 बजे ही ओपन होगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे, लगभग 1 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, 7 PM ओपन होगा, उसके बाद आप 8 से 9 बजे तक में जो है करवा सकते हो। मेरी प्रोफाइल पे जाना होगा, महेश मिश्रा पे अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कहाँ पे प्लस करके लिखा होगा, प्लस में जाकर के आप देख सकते हो कि क्या कुछ चीज़ें हैं लाइव क्लास की। कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को लेकर के बात करने वाले हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो है लाइव क्लास में, तो ज़रूर ज्वाइन करें। 1 घंटे की, लगभग 1-1.25 घंटे की लाइव क्लास होती है पूरी तरीके से। चलिए, ये है आपका, जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र। आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे कि जो भी संस्कृत व्याकरण है आपका, वो पूरी तरीके से जो संस्कृत वर्णमाला है, संस्कृत व्याकरण है, वो महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर ही आधारित है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैंने, सूत्रों पर आधारित है, जिसमें वर्णों का क्रम जो है वो हिंदी वर्णमाला के क्रम से भिन्न मिलता है। जो वर्णों का क्रम है वो भी आपका अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं माहेश्वर सूत्र को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये है माहेश्वर सूत्र 14, जी हाँ। और एक जैसे होता है, हाँ, एक तरीके से समस्या चीज़ें कहो या एक तरीके से एक चीज जो भी है मतलब याद करने का, तो ये आपको पूरी तरीके से मित्र याद करना पड़ेगा। 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, इनको मैं प्रोनाउंशिएट किए देता हूँ, इनका उच्चारण मैं किए देता हूँ और इनको आपको पढ़ना है। और यहाँ पर इनको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई कैसे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कभी कभी ये पूछा जाता है आपका। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र, आपसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ का बेस क्या है, आधार क्या है, तो संस्कृत व्याकरण जो है वो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों पर ही आधारित है, जो कि महर्षि पाणिनि द्वारा दिया गया। ठीक, इसके प्रवर्तक जो है वो आदि भगवान नटराज यानी कि भगवान शिव हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं, माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्राणि या महेश्वर सूत्राणि भी कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, शिव सूत्राणि या फिर महेश्वर सूत्राणि करके। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का ये बेस है, यही आधार है। जब आप संस्कृत व्याकरण की बात करते हो तो
इसी को लेकर के बात करोगे। शिव ये सूत्राणी करके ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, शिव सूत्राणी। और उसके बाद महेश्वर सूत्राणी भी इसको आप कह सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इनकी बात की जाए उत्पत्ति को लेकर के, तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज या शिव के द्वारा किए गए जो तांडव नृत्य से जो है मानी जाती है। कहते हैं कि वो तांडव नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, उनसे कुछ ऐसी ध्वनियाँ निकली थीं, ठीक है, और उनको जो है शब्दों में पिरो करके जो है पाणिनि ने लिख दिया, चीज़ें बता दी, और वही संस्कृत व्याकरण का बाद में मतलब जा करके आधार बना। एक 2 लाइन का एक जो है 2 लाइन में दिया हुआ है आपका कुछ व्याकरणीय जो है संस्कृत की कुछ लाइनें, उनको मैं पढ़े दे रहा हूँ, मैं अर्थ भी बता दूंगा, ये जानना आपका ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में बात कर लेंगे। ये है आपका, मैं पढ़े दे रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लिख करके भी दे दूँगा भाग 2 में। यह आपका नृत्तावसाने, ध्यान से सुनिएगा, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढंका नव पंचावरम उद्धर्तु कामः सनकादिक सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये आपका वर्ड निकल करके आता है जब आप बात करते हो, यही था। जी हाँ, तांडव नृत्य से कुछ ऐसे ही शब्द जो है देखने को मिले जो पाणिनि जी ने लिखे, अर्थात इसमें ये निकल करके आता है जो नृत्य या तांडव के अवसान यानी कि उसकी समाप्ति पर, अवसान मतलब समाप्ति होता है, जो नटराज हैं यानी कि भगवान शिव ने ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार यानी कि उनकी पूर्ति करने के लिए नवपंच, मैंने क्या बोला, नवपंचवारम, यही था ना, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढंकाह नवपंचवारम। नवपंच, नवपंच मतलब होता है 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। यही 14 जो है 14 बार डमरू बजाया था, किसके लिए, ऋषियों की सिद्धि और कामना के लिए। इस प्रकार 14 सूत्र, शिव सूत्रों का ये जाल जो है वो वर्णमाला के रूप में प्रकट होकर के सामने देखने को मिलती है, ठीक है, यही है। तो आप इतना मान के चलिए कि ये जो है किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई वो आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पर इन 14 माहेश्वर सूत्रों को। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, एक एक करके मैंने लिख रखा है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है आपका, ठीक है, सारे उसमें। तो दोस्तों ये है आपका आयुरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयुड़, आयुड़ करके लिखा हुआ है, ह्रस्व जित जैसे लिखे हैं ये वर्ड आपके एज इट इज़ आपको याद करने हैं और लिखने हैं, कुछ भी इसमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। आयुड़ रुलरिक एओंग एओच, उसके बाद लिखा है हवरट लड़, यहाँ पे है इयमंग रणम, रणम करके लिखा हुआ है झबई, झा बा भा है झाभई, यहाँ पर इया बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, झबई। उसके बाद है घड़ धस जब गढ़ दस, उसके बाद है खफ छठ, थच तटावा कपई, उसके बाद शश सर हल। ये वर्ड्स इतने जो है वो देखने को मिलते हैं जब आप बात करते हो माहेश्वर सूत्रों की, ठीक हो। तो आई उड़ लेंगे होंगे और आपको ऐसे याद होने चाहिए पूरी तरीके से हवरा टुलड़, ये होते क्या है 14 माहेश्वर सूत्र और किसमें कौन सा वर्ड आता है, ये हम देखेंगे जब संस्कृत व्याकरण पूरी तरीके से बात करेंगे। तो कौन सा वर्ड किसके अंतर्गत, कौन सा वर्ड देखने को मिलता है इन शब्दों में से, वो डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों ये था आज के, यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट नोट करके लिखा हुआ है कि संयुक्त अक्षरों को संस्कृत वर्णमाला अलग वर्ड नहीं मानती है। ध्यान दीजिएगा, जो क्षात्रा ज्ञासरा आप लिखते हो उसको अलग वर्ड वो नहीं मानती है हिंदी वर्णमाला में जो आप लिख रहे होते हो, ठीक है। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, लिख लिख कर आप अच्छी तरीके से याद करिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में माहेश्वर सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, ठीक है। तो आप उससे बच नहीं सकते, आप लिख लिख के याद करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या जो अभी तक मैंने बताया, पार्ट 2 इसका जल्दी आपका आएगा, ठीक है। संस्कृत का वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, उनको भी बताएं आपका कोर्सेस जो है शुरू हो चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। यहाँ पर आपके कोर्सेज जो है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के तो अवेलेबल है ही, आप थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पर शुरू हो चुका है। बाकी सेकंड सेमेस्टर वाले आपके जो जूनियर्स हैं उनको इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए कि क्रैश कोर्स उनका पूरी तरीके से अनअकैडमी पे है, वहाँ पर जाकर के वो लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।